नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्यार पंकज में मैं पंकज सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज आपका ज्योग्राफी में अगला लेक्चर है। इस ज्योग्राफी में जैसा कि सिलेबस में आपको दे रखा है भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में जो मेन टॉपिक आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं उन टॉपिक्स को हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो आज जैसा टॉपिक है हमारा समुद्री सीमाएं। कौन सा? समुद्री सीमा। एक्चुअली में बात यह है, जैसे कोई भी देश है तो उस देश में जैसे भारत है तो अपने भारत के तीन ओर क्या है? जल है। एक और खाड़ी है और एक और अपना दो और अपना वो है सागर, हिंद महासागर, और क्या क्या है? इधर है अरब सागर, ठीक है, इधर हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशन बोलते हैं, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। लेकिन आप देख रहे हैं म्यांमार भी आ रहा है, इधर बांग्लादेश भी आ रहा है। इधर आप आएंगे तो पाकिस्तान मिल जाएगा, इधर आएंगे तो आपको ईरान मिल जाएगा, सॉरी अफगानिस्तान मिल जाएगा, ईरान मिल जाएगा, इराक मिल जाएगा, खाड़ी देशों में चले जाएंगे। तो समस्या यहाँ पर ये पैदा हुई कि जो भी समुद्र है, सागर है, महासागर है, खाड़ी है, इनमें किसी भी देश का कितना अधिकार होना चाहिए। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जीवनों के थ्रू एक समिति गठित की गई। इस समिति का नाम है अनक्लोज, UNCLOS, अनक्लोज। अनक्लोज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, इस अनक्लोज का जो गठन है ये 1982 में हुआ था। 1982 में यूएनओ के द्वारा किया गया, यह अर्थात यूएनओ के एक शाखा है अनक्लोज, जिसका काम ये है कि जो भी देश समुद्र के तट पर बसे हुए हैं उन पर किस देश का समुद्र में कितने किलोमीटर तक, कितने विस्तार तक, कितने क्षेत्रफल पर उनका अधिकार होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? ये अनक्लोज निर्धारित करेगा। अब जैसे भारत है तो भारत के अरब सागर में कितने किलोमीटर तक, दक्षिण में हिंद महासागर में, पश्चिम पूर्व में बंगाल खाड़ी में कितने किलोमीटर तक विस्तार होगा। तो आइए देखते हैं। तो अनक्लोज ने किया क्या कि इसने तीन प्रमुख क्षेत्र बना दिए, तीन सीमाएं। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी इनके थ्रू बनी। पहली प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। इस प्रादेशिक सीमा का नाम है टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। दो, अवच्छिन्न मंडल या इसी को बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। तीसरा है आर्थिक अवनयन क्षेत्र, आर्थिक अवनयन क्षेत्र यानी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक है, आइए, ये जो प्रादेशिक सीमा है इसकी कुल लंबाई 12 नॉटिकल मील रखी गई है। इसकी रखी गई है 24 नॉटिकल मील, इसकी रखी गई है 200 नॉटिकल मील। क्लियर? आइए देखते हैं। जैसे अपना कोई भी देश है तो उस देश की जो बाउंड्री होगी, जो तट रेखा होगी किसी सागर या महासागर या खाड़ी में, तो बिल्कुल सीधी नहीं होगी। जैसे ये हमारी तट रेखा है तो ये ऐसे ऐसे आप होगी, ये ठीक है, ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। तो इस टेढ़ी मेढ़ी के आधार पर अगर हम यहाँ से माप लें तो यहाँ पर 12 नॉटिकल मील आएगा, यहाँ से माप लें तो यहाँ चले जाएंगे। इसलिए कहाँ से मापेंगे? इसलिए एक आधार रेखा मानी गई है। क्या मानी गई है? आधार रेखा। आधार रेखा वो रेखा जो सभी रेखाओं को बराबर से मिला दे, तो वहां से हम मापते हैं 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील प्लस 200 नॉटिकल मील। आगे की बात समझ
क्लियर। अब इसमें किन किन 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील। अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्रादेशिक सीमा की कुल लंबाई कितनी होती है, 12 नॉटिकल मील। एक क्वेश्चन यहीं पर और जान ले एक पॉइंट, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। क्या होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। क्लियर? आ जाएगा। इनके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे प्रादेशिक सीमा है तो प्रादेशिक सीमा जहां तक 12 नॉटिकल मील तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक आपका पूरा वैसा ही अधिकार होगा जितना कि उनके मुख्य भूभाग पर, जैसे भारत यहाँ पर जितना भी पूर्ण अधिकार है, चाहे यहाँ गड्ढा खोदें, चाहे कुछ भी करें, यार तालाब खोदें, समुद्र बना लें, सागर कर दें, चाहे जो कुछ करें, तो वो उतना ही 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार उस देश का, अर्थात भारत का है तो भारत का होगा। यहाँ 12 नॉटिकल मील इधर तो 12 नॉटिकल मील इधर तो 12 नॉटिकल मील इधर। क्लियर? इसीलिए जो भी देश समुद्र के तट पर होते हैं वो सांप्रतिक जो खनिज की दृष्टि होती है, सामुद्रिक खनिज की दृष्टि से वो काफी समृद्ध होते हैं। ठीक, आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से काफी मजबूत होते हैं। तो जो स्थल उद्देश्य होंगे वो बहुत ही गरीब आपको नजर आएंगे, उनके यही सारे रीजन है। ठीक है, क्योंकि इनको कई सारी चीजें ऐसे मिलेंगी, जैसे पेट्रोलियम वो समुद्र मिलेगा, कोयला वो समुद्र मिल जाएगा। ठीक है, मतलब गैसे पेट्रोलियम मिलने का मतलब है कि उस देश का भाग्य उदय हो जाना। क्लियर? आगे वो अगले टॉपिक की बात है, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे। तो 12 नॉटिकल मील यानी जितना उसके मुख्य भूभाग पर अधिकार जिस देश का, उतना ही 12 नॉटिकल मील तक उस यानी प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत उसका पूरा अधिकार होगा। 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील में यह होता है कि आप यहाँ पर पूर्ण अधिकार नहीं है। 24 नॉटिकल मील तक आप साफ सफाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी दूसरे देश का कोई पानी वाला जहाज या माल वाल ढुलाई जहाज आ रहा है, तो यहाँ 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील के अंदर आते ही आप उससे टैक्सेस जो भी आपने सीमा शुल्क रखा वो ले सकते हैं। ऐसे अधिकार यहाँ पर देगा। 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत यानी समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक जो भी चीज खोजी है, मान लो सपोज कोई द्वीप खोजा गया, कोई पेट्रोलियम खोजा गया, वो खोजा किसी भी देश के द्वारा गया हो। अगर जिस देश के, जैसे भारत के 200 नॉटिकल मील तक मान लो चीन ने खोज लिया, तो यहाँ पर भारत का अधिकार है। तो इस पाई हुई चीज यहाँ पर जो खोजी गई चीज उसका दोहन जो है भारत करेगा, द्वीप है उसका दोहन भारत करेगा। अब जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बनाने हैं, समुद्र 200 नॉटिकल मील तक आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें फैसिलिटीज मिलती हैं। तो 200 नॉटिकल मील तक जो उस देश का अधिकार होगा जिसका वहां पर निर्धारित किया गया होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में। अगर एक बार आज जाने 12 नॉटिकल मील इधर तो 12 नॉटिकल मील इधर, 24 नॉटिकल मील उधर, 24 नॉटिकल मील उधर, 200 नॉटिकल मील इधर तो 200 नॉटिकल मील इधर, 200 नॉटिकल मील इधर, 24 नॉटिकल मील इधर। क्लियर? कहने का तात्पर्य है अगर चारों दिशाओं में आपके पास समुद्र है तो आपको चारों दिशा में वैसा ही अधिकार है। 3 दिशाओं में तो तीनों दिशाओं में, 2 दिशाओं में तो 2 दिशाओं में, 1 दिशा में तो 1 दिशा में। क्लियर? आइए, तो ये था भारत की समुद्री सीमा के निहार 1982 में यूएनओ की एक संस्था है, उसके थ्रू किया गया अंक्लोज नामक। तो अंक्लोज का काम क्या है? किसी भी देश की समुद्रिक सीमा का निर्धारण करना। इनकी 3 सीमा है, प्रादेशिक सीमा, अवच्छिन्न मंडल क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, और तीसरा आर्थिक अवनयन क्षेत्र। इंग्लिश में प्रादेशिक सीमा को टेरिटोरियल बाउंड्री बोलते हैं, वहीं पर अवच्छिन्न मंडल को कॉन्टिग्युअस जोन बोलते हैं, वहीं पर आर्थिक अवनयन क्षेत्र को इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन बोल देते हैं। क्लियर? आगे आइए। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए कि तटीय नाम क्या है भारत के, तटीय सीमाओं के नाम क्या है। देखो, जैसे ये हमारा प्यारा भरा हिंदुस्तान है, ठीक है, अपना प्यारा भरा हिंदुस्तान, ठीक है। आइए, अब जैसे ये है तो ये समुद्र तट है, ये अपना तटीय क्षेत्र है। तट यानी वह भूभाग जिसका सीधा संपर्क सागर, महासागर या नदी से होता है, यानी जल से होता है, एक जल की बड़ी रात से होता है, उसको हम तट बोलते हैं। जैसे नदी तट होता है बस ये। आइए, जैसे ये तट है तो ये जो गुजरात का तट है इसको बोलते हैं गायकवाड़ तट। गुजरात से के महाराष्ट्र तक गायकवाड़ तक, और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट को हम बोलते हैं कन्नड़ तट, सॉरी
कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक, उसके बाद गोवा, यहाँ ये यहाँ पर गोवा है, ठीक, कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक, यहाँ पर लिख लीजिए मंगलौर, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। सॉरी। फिर यहाँ से कर्नाटक के मंगलौर से लेकर ये कन्याकुमारी तक के तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्लियर? आगे इधर आइए, इधर ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु तट को बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ये इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तट को बोलते हैं उत्तरी सरकारी तट, उत्तरी सरकारी तट। ठीक, ये इधर है उड़ीसा का तट, इसको बोलते हैं उत्कल तट। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल, ये पूरा इधर आएंगे तो इसको आप बोलते हैं बेंगी तट, बेंगी या वेंगी तट। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना। आगे समझे, टोटल कितने राज्य, माने कितने तटीय राज्य भारत के? तो टोटल 9 तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। 9 कौन कौन से हैं यहीं पर जान लीजिए आप। पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उसका देखिए गलत लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, एक चीज लिख तो सही रहा हूँ लेकिन थोड़ा तरीका गलत, इधर लिख देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्लियर? ये है पश्चिमी तट, भारत के पश्चिम तटीय राज्य। इधर आएंगे, इधर लिख लेते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट में आप क्या आएंगे? उत्तर से चलते हैं, पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका आएगा तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आगे ये है तटीय राज्य। कितने तटीय राज्य? 9। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो एक ट्रिक है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। गेटम, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु, एम से महाराष्ट्र। क्लियर? गेटम गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र के। क्लियर? आगे इतने समझ? आगे अब यहाँ पर समझिए भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई है 32-14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी भारत की? 29-33 किलोमीटर। क्लियर? 32-14 उत्तर से दक्षिण और 29-33 पश्चिम से पूरी, पूर्व से पश्चिम। क्लियर? आगे आइए, पूछ लिया से भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? कुल तटीय लंबाई या केवल स्थलीय लंबाई? तो भारत की कुल स्थलीय लंबाई है 15,200। ठीक, केवल तटीय लंबाई है आपकी क्या बोलते हैं इसको, हाँ 5700 यानी 7500। लेकिन इस 7500 में यानी 7500 में आपकी ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय प्लस अंडमान निकोबार यानी द्वीपों के साथ ये टोटल लंबाई है 7500। यानी कि तट प्लस द्वीप, ये केवल स्थलीय लंबाई। ठीक है? तो कितनी हो जाएगी? 2005277512। ठीक, तो 22,700 कुल लंबाई है भारत की कुल लंबाई। अगर पूछ ले केवल तटीय लंबाई तो केवल तटीय लंबाई होती 6100। ठीक, केवल तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर में। ये सब किलोमीटर में सारे मात्रा जो हैं यहाँ पर किलोमीटर के इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आगे बात समझ? आगे चलिए, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम अगला टॉपिक आकर भारत की भूगर्भिक चट्टानें आपको फटाफट बता देता हूँ। पर अगर बात की जाए भूगर्भिक चट्टानें, तो भूगर्भिक चट्टानें क्या होती है? भूगर्भ यानी अंदर,
यानी भूमि के अंदर की चट्टानों का अध्ययन भूगर्भिक चट्टान कहलाता है। क्लियर? आगे समझे? यानी धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को हम भूगर्भिक चट्टान बोल देते हैं। क्लियर? भारत की भूगर्भिक चट्टान है, भारत की भूगर्भिक चट्टानें। क्लियर? आइए, भारत की भूगर्भिक चट्टानें की अगर मैं बात करूं तो 6 से 7 टोटल भूगर्भिक चट्टानें हमें पढ़नी है, जिनमें से अलग अलग कालक्रमों में इनका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो हम चट्टान पढ़ेंगे उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानें। चलिए देखते क्या होता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जिनका जैसे कहते हैं पृथ्वी का आर्कगोला थी, तो आर्कगोला धीरे धीरे उसका तेज कम हुआ, यानी आग कम हुई, तो धीरे धीरे उसमें धरातलीकरण यानी मिट्टी बनना स्टार्ट हुई। तो जो आग के गोले के बाद जो सबसे पहले चट्टान बनी वो चट्टान है आग की आर्कियन क्रम की चट्टान। क्लियर? कौन सी क्रम की चट्टान? आर्कियन क्रम की चट्टान। क्लियर? सबसे पहले चीज तो यहाँ पे किया जाओ जाने आर्कियन क्रम की चट्टान से क्वेश्चन। सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान, प्राचीनतम सबसे, और आर्कियन की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान, प्लस यहीं पर आप जाना जीवाश्म रहित चट्टान। जीवाश्म रहित चट्टान अर्थात इसमें किसी प्रकार कोई फॉसिल अर्थात कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया अभी तक यहाँ पर कोई पेड़ पौधा जीव जंतु है नहीं, तो ये जो कुछ बनेगा तो उसमें कुछ पाया जाएगा? जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अब इनके बाद जो चट्टानें आएंगी वहां पर पाया जाएगा। तो अगली चट्टान हम पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, चलिए देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें स्पेशली आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। आइए मैं आपके माध्यम से मैं आपको समझा दूं ताकि आप पूरी जिंदगी भूल नहीं न पाए। कोई पूछे आप फटाफट कोई कौन पूछेगा? आपका एग्जामिनर पूछेगा। मैं थोड़ा मजेदार बन नहीं पाया है, इसलिए मैं पहले इसको रफ कर दूं, फिर से बना दूं, ताकि अच्छा भी तो लगने लगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए सिर्फ हूँ ताकि आपको मजा आता रहे। समझिए? ये है आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटक। कर्नाटक में यहाँ पर एक राज्य जिला है धारवाड़। तो इस धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि यहाँ से सबसे पहले ये जो चट्टान प्राप्त हुई सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले से प्राप्त हुई, इसलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रख दिया गया है। दूसरी चीज, एक चीज आ जाने, ये खनिज उत्पादन की दृष्टि से ये समृद्ध चट्टानें हैं, समृद्ध चट्टानें कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांदी, यहाँ पर लोहा और यहाँ पर सोना कुछ मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये कीमती धातुएं पाई जाती है यहाँ पर। तो आर्थिक दृष्टि से या खनिज संपदा की दृष्टि से इनको क्या बोलेंगे? आर्थिक दृष्टि से ये कैसी खनिज संपदा की दृष्टि से ये काफी समृद्ध चट्टानें कहलाती हैं। आर्थिक दृष्टि से ये समृद्ध चट्टानें हैं, खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध चट्टानें कहलाती हैं। क्यों? सोना, चांदी, लोहा, सॉरी चांदी नहीं पाई जाएगी यहाँ, सोना। अब कुछ इतिहास भूगोल वेत्ता बताते हैं चांदी भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, तो इतना टफ इतना डीपली नहीं पूछेगा। और ये धातु भी नहीं पूछता, ये पूछता है कि भूगर्भिक चट्टानों में इनमें से कौन सी सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर? अगला अगर हम चट्टान बताए आपको तो है कुरप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी भैया? कुरप्पा क्रम की चट्टानें। कुरप्पा क्रम की चट्टानें की हम बात करें तो ये आपकी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसलिए ये चट्टानें आंध्र प्रदेश राज्य में पाई गई हैं, और जिस जिले में सबसे पहले पाएंगे वो कुरप्पा है, इसलिए इनका ही नाम कुरप्पा है। ये चट्टानें स्पेशली सर्वप्रथम ये चट्टानें यहीं पर पाई गई। कुछ इनका खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से भूगर्भिक चट्टानें हैं, तो वहां से आप सब
पता है, अगर पूछ ले तो आपकी जानकारी में होना चाहिए। उसके बाद अगला है विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें ये है पुरप्पा क्रम की चट्टान, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें विंध्य क्रम की चट्टानें बोलते हैं। यहाँ पर चूना पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी ऐसे चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए ये चट्टानें जो है भवन निर्माण की दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। इसलिए इनको भवन निर्माण के उपयोगी होने के नाते इनको भवन चट्टान भी बोल देते हैं। क्लियर? आगे समझ में? आगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। भारत में 98% जो कोयला अपना क्या है, 98% कोयला वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों जो कोयला प्राप्त होता है देश की 3 प्रमुख नदियों से प्राप्त होता है। पहली दामोदर नदी घाटी, दामोदर। दूसरी महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी। तीसरी गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। ये इन 3 नदी घाटियों से प्रमुख 90% कोयला हमारे देश को मिलता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं, जैसे इनमें भी कुछ स्थान हैं, जैसे सिंगरैनी कोयला खदान गोदावरी में। कहाँ पर? सिंगरैनी कहाँ? गोदावरी, गोदावरी में। ठीक है? उसके बाद कल्चर कोयला खदान आपकी महानदी में, कल्चर। ठीक है? और दामोदर में आपकी पाई जाए झरिया, झरिया। तो इन 3 प्रमुख नदी घाटियों में देश का 98% कोयला प्राप्त होता है। क्लियर? आगे अगली और अंतिम और लास्ट दक्कन ट्रैप क्रम की चट्टानें। दक्कन ट्रैप, ये वाला एरिया जो आपका बच रहा है ये आपका दक्कन ट्रैप कहलाता है। दामोदर नदी घाटी, यहाँ क्या कि दामोदर जो हुगली में मिलकर अपना जल बंगाल खाड़ी में गिराती है, और यहीं पर एक महानदी है। ठीक है? उसके बाद एक गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इन 3 नदी घाटियों में देश का 98% कोयला पाया जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई? लेकिन ये जो कोयला है हमारे देश में द्वितीय श्रेणी का पाया जाता है, अर्थात द्वितीय श्रेणी में कौन सा है? ये पिटोमिनस टाइप का कोयला अपने यहाँ पाया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में प्रथम श्रेणी कोयला नहीं पाया जाता है, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट जो कोयला पाया जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का ज्यादातर विस्तार महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद एमपी में। इन 3 राज्यों में दक्कन ट्रैप का विस्तार पाया जाता है। क्लियर? अब दक्कन ट्रैप, ये वही दक्कन ट्रैप है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। एक्चुअली में इस भूभाग का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी वो काली है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप बोल देते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई आपकी? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 प्रमुख टॉपिक थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपके समझाने की पूरी कोशिश की। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में आपको देश के सारे पर्वत पठार और चट्टानें पढ़ा देंगे। चट्टानें तो हो गए, पर्वत पठार और ग्लेशियर एक ही लेक्चर में मिक्स करके आपको पढ़ा देंगे। क्लियर? तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ और फर्दर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट जरूर किया करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन उसमें आप लोग कुछ कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन करिए और मेरी मेहनत को रंग लाइए। और उस रंग तभी लाएगी जब आप चाहोगे। तो कंटेंट में अगर कोई कमी है तो आप बताइए। एक पॉइंट मुझसे कल मिस हो गया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मानक रेखा है तिथि समय निर्धारित टाइम जोन, तो ये जो टाइम जोन है मैंने यहाँ बता दिया था, इनके जो 5 राज्य हैं मैंने बता दिया था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड नहीं है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। तो प्लीज वहाँ पर थोड़ा
करेक्शन कर लीजिएगा अपना। उत्तराखंड को हटाकर एमपी को ऐड कर लेना। क्रम यही है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के 82.5 डिग्री मालक रेखा है हमारी। आगे साल मित्र, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।